एल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे ये नाम सुनते हैं सीधा एक ही लफ्ज दिमाग में आता है ना, जीनियस। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक है? बिल्कुल नहीं। चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस आइकॉन के पीछे छिपे इंसान से, उनकी सोच से और उनके ज़मीर की कहानी को समझते हैं। हाँ, तो जीनियस पूरी दुनिया के लिए आइंस्टाइन का मतलब ही यही है। ये शब्द उनकी पहचान से इस कदर जुड़ गया है कि दोनों को अलग करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर सवाल वही है, क्या बस इतनी सी है उनकी कहानी? सच तो ये है कि आइंस्टीन लफ्ज ही जीनियस का सिनोनिम बन गया है ना? पर सोचिए जरा, इस जबरदस्त पहचान के पीछे आखिर वो शख्स थे कैसे? चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी इस शोहरत की बुनियाद की, उनके उन रेवोल्यूशनरी साइंटिफिक आइडियाज़ की जिन्होंने यूनिवर्स को देखने का हमारा नज़रिया ही हमेशा के लिए बदल डाला। देखिए, साल 1905 उनके लिए एक मिरेकल ईयर साबित हुआ। फिर 1915 में जनरल रिलेटिविटी पब्लिश हुई और 1921 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। बस ये इन कुछ सालों ने फिजिक्स की पूरी दुनिया को उलट-पुलट करके रख दिया था। स्पेशल रिलेटिविटी और इसके साथ आया दुनिया का शायद सबसे फेमस इक्वेशन E=mc²। इसने हमें क्या सिखाया? यही कि मास और एनर्जी वो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस इस एक आइडिया ने टाइम और स्पेस के बारे में हमारी सदियों पुरानी सोच को जड़ से हिला दिया। और फिर ठीक 10 साल बाद आती है जनरल रिलेटिविटी। इसने तो ग्रेविटी को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये तो मास और एनर्जी की वजह से स्पेस टाइम में पैदा हुआ एक कर्व है, एक घुमाव है। सोचो, इसी इनक्रेडिबल थ्योरी ने आगे चलकर ब्लैक होल्स जैसी चीजों की प्रिडिक्शन की थी। लेकिन आइंस्टाइन सिर्फ अपनी थ्योरीज नहीं थे, साइंस की इस बड़ी सी दुनिया के पार एक इंसान भी था, जो बड़ा ही सरल, विनम्र और काफी दिलचस्प था। तो चलिए अब उनके इस पहलू से भी मिलते हैं। कैसे थे वो? एकदम सिंपल और मजाकिया इंसान। उनके वो बिखरे बाल, साधारण कपड़े, वही तो उनकी पहचान बन गए थे। और हाँ, उन्हें वायलिन बजाने का भी जबरदस्त शौक था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो इंसान आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस कहलाया, उसने बचपन में बोलना ही देर से शुरू किया था। अमेजिंग है ना? आइंस्टाइन की फिलॉसफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था ज्ञान यानी नॉलेज और कल्पना यानी इमेजिनेशन के बीच का फर्क। उनके लिए नॉलेज वो था जो हम अभी जानते हैं, मतलब लिमिटेड, लेकिन इमेजिनेशन वो तो असीम थी, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और यही बात उनके इस फेमस कोट में साफ दिखती है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। इससे पता चलता है कि वो क्रिएटिविटी को, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि किसी भी नई खोज का रास्ता हमेशा कल्पना से ही शुरू होता है। अब आते हैं आइंस्टाइन के उस रूप पर जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक साइंटिस्ट के तौर पर उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सामाजिक आवाज। वो इंसानियत के सच्चे चैंपियन थे, हमेशा शांति के पक्ष में रहे, वॉर के खिलाफ। इतना कि जब जर्मनी में हिटलर पावर में आया, उन्होंने अपनी जर्मन सिटीजनशिप ही छोड़ दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी जोर शोर से आवाज उठाई। उनका सोशल जस्टिस में विश्वास बहुत गहरा था। फिर आया साल 1952। उनकी पब्लिक लाइफ में एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट आया जब उन्हें इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया गया। क्या इस पर कोई यकीन कर सकता है? लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया। पता है क्या कहकर? कि मैं तो साइंस के मामलों के लिए ही ठीक हूं, मुझे लोगों से डील करने का अनुभव नहीं है। ये उनकी सादगी का, उनकी ह्यूमिलिटी का क्या गजब का एग्जाम्पल है। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा उनके नाम के साथ जुड़ता है, एटॉमिक बॉम्ब का क्या? ये उनकी लेगेसी का शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। देखिए, इस कहानी के दो हिस्से हैं। पहला 1939 में, जब उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को एक लेटर साइन करके भेजा, जिसमें उन्होंने नाजी जर्मनी के एटॉमिक बॉम्ब बनाने के खतरे के बारे में वार्न किया था। लेकिन दूसरा हिस्सा शुरू होता है 1945 के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी पर हमलों के बाद। वो इतना दहशत में आ गए कि अपनी बाकी की पूरी जिंदगी वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी परमाणु शक्ति खत्म करने के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। तो आखिर इन सब चीजों को मिलाकर आइंस्टीन की लेगेसी क्या बनती है?
इतना तो साफ है कि ये सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है। आइंस्टाइन की पूरी शख्सियत को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक, वो एक साइंटिफिक पायनियर थे, नो डाउट, लेकिन साथ ही वो एक कल्चरल आइकॉन भी थे और एक ऐसी आवाज जिसमें एक नैतिक बल था। उनकी असल महानता इन्हीं तीनों का एक पावरफुल मिक्स है। और उनका असर वो साइंस से कहीं कहीं आगे तक है। सोचकर देखिए, आज जो हम जीपीएस यूज करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी उन्हीं के काम पर बेस्ड है। वो साइंटिफिक इंटेग्रिटी यानी वैज्ञानिक ईमानदारी का सिंबल बन गए। और उनका ह्यूमैनिटेरियन विजन वो आज भी पूरी दुनिया में लोगों को इंस्पायर करता है। आखिर में उनकी पूरी पब्लिक लाइफ एक ही विश्वास पर चली कि हर साइंटिस्ट की एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका असली जीनियस सिर्फ उनका दिमाग नहीं था, बल्कि उनके दिमाग और उनके ज़मीर का वो कमाल का संगम था। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस दौर में एक साइंटिस्ट की सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर है क्या? इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है।